हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। ठीक है, अंतिम तक आपको वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हम लोग टारगेट क्या है, अब की बार 90% आपको पार कराना है और आप पार कीजिएगा। ठीक है, यकीन रखिए अपने आप पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मोल अंश से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिएगा, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। इसे x द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विलयन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बीकर लिए। ठीक है, इस बीकर में क्या किए हम लोग, नमक, ठीक है, नमक और पानी का हम क्या किए, घोल बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नमक होता है वो विलय कहलाएगा और जो पानी होता है वो विलायक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोल देंगे लोग, मोल अंश कह देंगे। ठीक है, और इसी हम लोग x द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपको अवयव A का मोल अंश निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, XA लिखिएगा। ठीक है, XA लिखिएगा इक्वल टू, ठीक है, ऊपर लिखिएगा n, ठीक है, नीचे आपको लिखना है n स्मॉल n, ठीक है, प्लस n कर दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको निकालना है अवयव B का, तो XB कीजिएगा। ठीक है, ऊपर आपको होगा कैपिटल N, नीचे होगा हम लोग का स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस है जिनके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण में देखिए, कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे आपका नमक हो गया, ठीक है, केसीएल हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, ऐसा ठोस जिसकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और डालिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके परमाणुओं में त्रिविमीय सजावट में कमी पाई जाती है। ठीक है, और इनमें क्रमिक संरचना नहीं होती। ठीक है, ये जरूर पॉइंट डालिएगा। ठीक है, इससे आपका आंसर क्या होगा, और भी परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है? ठीक है, देखिएगा, क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है, द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है जो तल्ली पर कुछ मोटा हो जाता है। ठीक है, देखिए कांच में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, द्रव की तरह क्या करता है, ये फ्लो करता है, बहता है। ठीक है, और यहाँ तल्ली में, ठीक है, नीचे तल्ली में एक मोटापन आ जाता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है, क्योंकि कांच में अति शीतलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, देखिए, किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। इसे हम लोग W/W से व्यक्त किया जाता है, इसको सूचित करते हैं। ठीक है, इसका आप देखिए फॉर्मूला, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है, ऊपर में लिखिएगा, ठीक है, ऊपर में लिखिएगा विलयन में अवयव का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन में अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन में अवयव का द्रव्यमान, ठीक, ऊपर लिखिएगा। ठीक है, और नीचे लिख दीजिएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे करना है आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया
जिसका वेग, ठीक है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कोई अभिक्रिया होता है ना, उसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है हम लोग को, ठीक है, आर, और हम लोग का यहाँ पर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, उत्पाद बनता है। तो आपको फोकस करना किसमें, आर पे फोकस करना, ठीक है, प्रोडक्ट पे नहीं करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है, जिसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है और आपका न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला बनेगा ध्यान दीजिएगा, के बराबर, ठीक है, के बराबर ऊपर लिखिएगा 2.303, ठीक है, बटे स्मॉल टी, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का लॉग, ठीक है, लॉग हो जाएगा, ऊपर लिखिएगा आर, ठीक है, अभिकारक का सांद्रता बटे आर, ठीक है, ये होगा हम लोग का प्रारंभिक का और ये होगा अंतिम का। ठीक है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसे विलयन जिनके प्रसारण दाब समान ताप पर समान हो समप्रसारी विलयन कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आएगा भी। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, आंसर देखिएगा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W, ठीक है, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश Q, ठीक है, के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला इसका, W, ठीक है, समानुपाती होगा किसके, Q के। ठीक है, फिर W बराबर Q होता है क्या, IT, ठीक है, I और स्मॉल t, ठीक है, जो कि पता है आपको I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। ठीक है, तो Q यहाँ हो जाएगा I इंटू T, ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। अब फिर इसको क्या कीजिएगा, यहाँ हटाइएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे आप तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर Z आ जाएगा, Z I और T हो जाएगा। ठीक है, Z हम लोग का एक नियतांक होगा। ठीक है, विद्युत नियतांक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिएगा, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है। आंसर देखिए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम लोग ग्रीक अक्षर कप्पा से दिखाते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा, ठीक है, बराबर 1 बटे, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाएं। देखिए उत्प्रेरक होता क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो खुद में परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं होंगी जो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, जिनके कारण उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि उत्प्रेरक, ठीक है, ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिएगा, मूललता से क्या तात्पर्य। ठीक है, किसी विलयन के 1 kg विलायक में, ठीक है, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मूललता कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, उससे आप लिख लीजिएगा आराम से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है मूललता का, ठीक है, बराबर, ठीक है, विलय, यहाँ लिखिएगा विलय, ठीक है, विलय के मोल की संख्या, ठीक है, विलय की मोल की संख्या बटे, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और किस में होगा, केजी में होगा। ठीक है, किस में होगा, केजी में होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है। ठीक है, मूललता बराबर, ठीक है, ऊपर लिखिएगा विलय के मोलों की संख्या और नीचे लिखिएगा विलयन का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, तब आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहूँगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।